हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्षण भर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, काजल को पता ना था। कुछ घंटे पहले ही तो ओम ने रात का खाना खाया था। फिर वो बिस्तर पर ही पर्स और कागज कलम लेकर बैठ गया था। काजल जब कमरे में आई तो उसने ओम को काम में लगे देखकर कहा, सोना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर उसने काजल से कहा था कि वो और रिया सो जाएं, उसे कुछ हिसाब लिखना है, उसके बाद ही वो सोएगा। काजल जब सवेरे सोकर उठी तो उसने ओम को जगाना चाहा, पर ये क्या, उसका तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। ओम का लिखा हिसाब पर्स में अभी तक रखा हुआ था। कल ही तो वो अपनी तनख्वाह लेकर आया था। एक कागज में राशन का खर्च लिखा था और उसकी रकम अलग रखी हुई थी। दूसरे कागज में रिया की स्कूल फीस व अन्य खर्चे दर्ज थे और उनके लिए रुपए अलग कर दिए गए थे। ओम आखिरी प्लान बनाकर चला गया। उसने अपने खर्चों का, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का और जेब खर्च का कोई हिसाब नहीं लिखा था। शायद उसे मालूम हो कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। काजल ने ओम का सूटकेस खोला। उसमें रखा सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। एक एक चीज को ओम बड़े करीने से सजाकर रखता था। ऑफिस के कागजात रखने के लिए अलग ब्रीफकेस था। व्यक्तिगत चीजों का एक रजिस्टर था जिसमें वो खुद के और काजल के नाम, निवेश, शेयरों, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंडों, जीवन बीमा पॉलिसियों और बैंकों में सावधि जमा के खाते आदि दर्ज करता था। दफ्तर से आते ही वो यह रजिस्टर लेकर बैठ जाता था। कई बार काजल उसके इस काम से ऊब कर फटकार भी दिया करती थी। उसकी फटकार सुनकर वह बोलता, ये सब तो भविष्य के लिए है, मेरे लिए, तेरे लिए और इस छोटी रिया के लिए। ओम को प्लान करने की आदत थी। बड़ी प्लानिंग, छोटी प्लानिंग और रोजमर्रा की प्लानिंग, यानी प्लान करना ही उसकी जिंदगी थी। वो कहा भी करता था, काजल, बिना प्लानिंग के जिंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। यह जिंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है। इसलिए कामों को चुनना है। जितने जरूरी लगे उतने ही पूरा करने की कोशिश करो, बाकी छोड़ो। वे तुम्हारे नहीं हैं, वे बस मोह है। इस मोह को त्यागना है और अपनी जिंदगी को अपने प्लान के हिसाब से जीना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया ओम, अनायास काजल के मुख से निकला। तुमने प्लान किया मुझे अकेली छोड़ने का। ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी जिंदगी की भी प्लानिंग करके जाते। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही ओम इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही काजल को वो पर्स मिल गया। धीरे से काजल ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में ओम का आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ में है, आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। काजल सोचने लगी कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 5 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवरा की तरह उसने ओम के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या इतना क्षणिक होता है? अभी उसने जिंदगी देखी ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं तो क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं? क्या किसी पूर्व जन्म का उसका किया कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। काजल के मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी, पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पाप का फल मिला है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से कांटे आते हैं वो संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप में लेना चाहिए। जो होना था वो हो गया। हिम्मत से काम लो, उठो, अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर ले अपने को काजल? ये दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? क्या वैधव्य से बड़ा कोई दुख होता है एक स्त्री के लिए? एक विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में, वो खूब जानती है। काजल को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्ते की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी। लोगों ने उनका सिर मुंडवा दिया था। एक सादा सफेद धोती पहना करती थी वे।
घर में उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था। उस कमरे के अलावा उन्हें घर में कहीं बैठने या खड़े होने तक की इजाजत नहीं थी। अपने अंधेरे कमरे से गांव के मंदिर तक का ही बस उनका संसार था। सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले फीका उबला हुआ सा खाना एकदम रंगहीन और बेस्वाद उन्हें खुद बनाकर खाना होता था। और यदि किसी कारणवश वो अपना खाना न बना पाई तो फिर पूरा समय भूखे पेट ही काटना पड़ता था, क्योंकि उन्हें घर के रसोई घर से कुछ भी नहीं दिया जाता था। उन्हें किसी के साथ हंसी मजाक या बोलने की इजाजत तो छोड़ो, किसी पुरुष की ओर तो देखना भी वर्जित था। कोई भी सुबह सुबह उनका चेहरा नहीं देखना चाहता था, और यदि किसी ने गलती से देख भी लिया तो सब उन्हें पता नहीं क्या क्या कहकर जलील करने से पीछे नहीं हटते थे। किसी शुभ अवसर पर उनके कमरे से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी थी। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। काजल भी अब एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुलवा दिया गया। कितनी भयावह और दर्द भरा समय है ये उसके लिए। वो सुहागन नहीं रही। लोग अब उससे घृणा करेंगे। घर से और समाज से कटकर रह जाएगी वो। अब तो यही उसका हश्र है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, यह एक बुजदिली होगी। वह नए जमाने की लड़की है। वो दुनिया का सामना करेगी। वो गांव की निरीह भाभी नहीं बनेगी। जिंदगी में एक हादसा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं, पहले से भी बड़े। तो क्या वो जिंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। काजल ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास ही उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में ओम द्वारा लाई गई लहठी, एक प्रकार की चूड़ी रखी थी, जो कुछ दिनों पहले वो काजल के लिए लाया था। लेकिन अब वो इन चूड़ियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है इन्हें? किसके लिए इन्हें पहनकर सजेगी? जो चाव से लेकर आया था अब वो ही नहीं रहा। ये सब चीजें तो सुहागनों के लिए होती है ना। वो तो अब सुहागन भी नहीं रही। उसे याद आने लगा था कि कैसे कभी कभी ओम अपना प्यार जताने के लिए उसे बिठाकर उसका श्रृंगार किया करता था और कहता था कि तुम हमेशा ऐसे ही सज संवर कर रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और काजल उसे तो मानो उसके सीने से लगकर सारे जहां की खुशियां मिल जाती थी। ओम जब भी उसे बाहों में समेटता था तो वो अपने सारे दिन की थकान को भूलकर उसमें खो जाती थी। लेकिन अब वो किसके लिए सजे और किसकी बाहों में सिमटकर अपना दुखड़ा रोए? उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे थे। कुछ देर के लिए वो निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी कभी वो देखने लगती है तो ऐसा ही होता है। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। ओम बार बार कहा करता था, क्या तुम घर की चीजों की उठापटक में लगी रहती हो? सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार पटना जाकर तुम्हारे नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ। और फिर पटना नहीं जा पाया और काजल की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वो एमए नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन ही नहीं करता। रिया को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। स्कूल का रिक्शा दोपहर में रिया को घर पहुंचा जाता। रिया स्कूल से आती है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता। लेकिन रिया के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब तक आएंगे, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। ओम के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था तब रिया सवाल कर बैठी थी, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में काजल बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही बहुत खराब है ना, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वे अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। तब तक तुम बाहर जाकर आराम से खेलो। 1 महीना गुजर गया लेकिन काजल रिया के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वो रिया के साथ छत पर बैठी थी तब रिया ने वही सवाल फिर किया था। अचानक काजल के मुख से निकल गया, ओ देखो, सबसे बड़ा तारा जो बहुत तेजी से चमक रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना, वे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन काजल रिया को बहलाती रहेगी। कभी कभी वो सोचती कि इस पहाड़ सी जिंदगी को कैसे जी सकेगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है, क्या करेगी वो जीकर?
किस सुख के लिए वह जिएगी, क्यों ना वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। मगर 5 वर्ष की बेटी रिया उसकी नजरों के सामने आ जाती है। नहीं तो उसी दिन जिस दिन ओम का हादसा हुआ वो भी अपना अंत कर लेती। रिया के लिए ही तो उसको जीना होगा, चाहे जैसे भी हो, दुख से या सुख से, ताने सहकर या फिर लांछन सहकर। वह औरत है एक विधवा जिसे समाज बार बार ठुकराएगा, दुत्कारेगा। चल बेटी यहाँ से, अब चल, क्या करेगी यहाँ रहकर अब अकेली। ओम की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता है। वो मुझ पर छोड़ दे, मैं पटना से ही ये सब काम कर लूंगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। काजल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 5 वर्ष, 10 वर्ष, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई है। माना वे उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियां होगी, एक विधवा ननद को भाभियां क्या सहज रूप में स्वीकार कर लेंगी? वह तो उन पर एक अनचाहा बोझ बनकर रह जाएगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गांव की विधवा भाभी की ही तरह वो भी सबका तिरस्कार और अवहेलना झेलते हुए जिएगी। काजल की माँ ने भी उसको बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और अपने घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। तुम अकेले यहाँ कैसे रह पाओगी? बहुत लंबा जीवन है, अकेले सब कुछ करना मुश्किल होगा। अपने पापा की बात मानकर साथ चलो। तुम्हारे भाई भी तुमसे कितना प्यार करते हैं, वे तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेंगे। माँ कहने को तो ये बातें कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती है कि उनके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। माँ बाप आखिर कब तक साथ निभा सकेंगे? आखिर उनकी भी तो उम्र हो गई है और फिर अपना भार बेटों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। उनकी भी अपनी जिंदगी है और भाई उसके आगे की जिम्मेदारी उठा भी लें तो क्या गारंटी है कि भाभियां भी बिना किसी ताने उलाहने के उसे अपने पास रखने को तैयार हो जाएं। दूसरों के सहारे रहकर तो वो हर चीज के लिए मोहताज हो जाएगी। कैसे वो अपनी और अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा कर सकेगी? कैसे वो उसे उज्जवल भविष्य दे पाएगी? काजल गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को 2 टूक जवाब दिया था, तुम क्या पापा को समझा दो माँ कि मेरे लिए अधिक चिंता ना करें। वे खुद ही कितने कमजोर हैं, इतनी चिंता फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूंगी माँ, ये तो जीवन भर अब मेरे साथ रहेगा और आप लोग कब तक मेरा सहारा बने रहेंगे? कभी तो मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना ही होगा। दूसरों के ताने और आलोचनाएं सुनकर कुछ सोचने से बेहतर है कि मैं आज ही अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला कर लूं। काजल का जवाब सुनकर माँ की आंखें छलछला उठी थी, क्योंकि इस सच्चाई को तो वो भी नहीं झुठला सकती थी कि समय सदा एक सा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। फिर उन्होंने काजल से साथ चलने को नहीं कहा। काजल ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई पाप किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वो गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। ये बिंदिया तो ओम ने उसको बड़े प्यार से लाकर दी है, इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वो इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें। एक कड़वे सच की तरह है जिन्हें वो ओम के लिए जिंदगी भर संजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर वापस रख दिया। अचानक उसकी नजर ओम की कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी। प्रबंध निदेशक ने लिखा था, ओम के असमय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए हैं। आप पर क्या गुजरती होगी इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ओम की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें खुशी होगी कि हम अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ कर सकें। काजल कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वो नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली
और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। साउथ सिल्क की साड़ी में वो खूबसूरत दिख रही थी। जैसे ही उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। ओम का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं ओम की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ काजल को एकटक देखती रही, उसके माथे की बिंदी और चेहरे के तेज भाव को। काजल का वो एक दूसरा ही रूप था जिसे देखकर माँ के मन में कौतूहल के साथ एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं ये लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए इसे मालूम नहीं। कुदरत ने उससे शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और समान ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वो नहीं जानती कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है और उससे सब कुछ छीन लिया है। तब सच को छिपाने से क्या फायदा। अपने धर्म और परिवार का ख्याल तो उसे रखना ही पड़ेगा। अब वो पहले की तरह सच संवर कर नहीं रह सकती। आने दो, आज समझाऊंगी मैं उसे एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीवन जीना है। शाम को काजल जैसे ही अपने दफ्तर से लौट कर आई, माँ ने उसे अपने पास बैठा लिया। काजल बहुत खुश थी। माँ से उसने कहा कि दफ्तर का माहौल उसके अनुकूल है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्यों से उसको आदर मिला। ओम कंपनी में एजीएम के पद पर था, वही जगह काजल को भी मिली। दफ्तर में एजीएम का एक और पद है जिस पर फिलहाल मुंबई से पवन ने ज्वाइन किया है। पवन और ओम ने एक ही दिन कोलकाता में कंपनी में ज्वाइन किया था। पवन से कोलकाता में ही काजल की मुलाकात हुई थी। एक बार ओम ने अपने घर उसे खाने पर भी बुलाया था। फिर उसका ट्रांसफर मुंबई हो गया। आज दफ्तर में उससे भेंट होने पर पुरानी याद ताजा हो गई। उसने ओम की मृत्यु पर काफी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भाभी आप इस दफ्तर में आ गई, ये आपने बहुत अच्छा किया। यह सब तो ठीक है बेटी, कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुम इस तरह मत रहो। तुम्हें रंगीन कपड़े, बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। हमारे समाज में एक विधवा औरत रंगीन कपड़े पहने, कोई शौक करे, ऐसी इजाजत नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारे विषय में चर्चा करने का कोई भी अवसर मिले। इसलिए आज के बाद तुम एकदम साधारण तरीके से रहोगी। बिंदी, काजल और लिपस्टिक का जरा भी इस्तेमाल नहीं करोगी। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ ऐसा मत कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरी रिया मर जाएगी। मुझे इन खोखले बंधनों से उबरने दो। माँ मैं अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझसे जीने का हक मत छीनो माँ। मुझे बल दो माँ कि मैं इन बुरे रीति रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूं और खुलकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जी सकूं। वो मुझे छोड़कर चला गया है, इसमें मेरी क्या गलती है। और वो ये तो कहकर नहीं गया कि मुझसे खुलकर जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए। मैं जीवित हूँ माँ और मरी नहीं हूँ। मैं अधिकार के साथ खुलकर हंसी खुशी अपना शेष जीवन जीना चाहती हूँ। काजल ने अपना साहस दिखाया। यह कैसे होगा बेटा, मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा वो जरा भी नहीं मानेंगे। हमारा धर्म, ये समाज हमें सुख चैन से नहीं रहने देगा। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हमें अपने पथ से डिगा दे उसे हम नहीं मानते। और ये समाज जो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है, उसकी हम क्यों सुनेंगे। हम जैसा चाहेंगे समाज वैसा ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद काजल की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वे समझने लगी कि जमाना अब बदल गया है। नए विचारों का साथ देने में ही अब भलाई है। वक्त के साथ साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। काजल के भीतर भी नई नई कोपलें उगाई। दफ्तर में काजल का मन लगने लगा। वहां काम करने वाले सभी कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ती गई, खासकर पवन से। एक दिन पवन को उसने अपने घर बुलाकर माँ से भी मिलाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसके घर और कौन कौन है तथा वो किस बिरादरी का है। पवन ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वो रांची के आदिवासी परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम हिंदू हैं, लेकिन किसी दकियानुसित धर्म या नीति से बंधे नहीं है। हमारा परिवार एक उन्मुक्त परिवार है। उसमें दुनिया की सभी जातियां और धर्म समाहित है। इंसानियत ही हमारी जाति है और वही हमारा धर्म है। बेटा ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाजत नहीं देते।
हम इनसे बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, करने वाले तो हम लोग हैं ही। आप बुजुर्ग लोग बस स्वीकारते जाइए, समाज और धर्म में बदलाव अपने आप आ जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। माँ जी, आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफी है। पवन बोलकर जैसे निश्चिंत हो गया। पवन और काजल के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी। एक दिन आखिर पवन ने हिम्मत करके काजल के सामने शादी का प्रस्ताव रख ही दिया। इस पर काजल ने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी 5 वर्ष की बेटी रिया भी है। पवन, क्या तुम उसे भी स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? रिया तुम्हारी बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है। हमारे लिए एक बच्चा काफी है अब, और की हमें जरूरत ही नहीं। मुझ जैसी एक बच्ची की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए। पवन, यह तुम्हारा बड़प्पन है। अरे, तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता। काजल, तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक आदिवासी संबंध करने को तैयार हो गई। इस पर आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी नाच करेगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने कुठाराघात करने का साहस किया है वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन दफ्तर के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ को पता चला। उन्होंने तो काजल से बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे और धर्म समाज से तुम्हें जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। काजल ने माँ को साथ रहने के लिए मना लिया। सोचा माँ साथ रहेगी तो पापा जरूर आएंगे और किसी भी तरह उन्हें वो मना ही लेगी। ये सोचकर ही काजल के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। काजल ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसको विधवा नहीं कह सकता था, वो सदा सुहागर रहेगी। अब उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।